हेलो एवरीवन। अभी बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि आपको हिस्ट्री की कुछ कहानी सुना दूं जो मैं बस कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। तो सोच रहा हूं कि आपको कुछ बता दूं, शायद आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो ये सब बातें जानने में। वैसे तो सिलेबस का हिस्सा ही है, तो आप लोग चाहें तो उसको सुन सकते हैं। शुरू करते हैं कहानी। मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आगे भी मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं, बट देखता हूँ आज कहाँ तक कहानी जाती है थोड़ा सा। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है वो एक्चुअली 1757 से होती है, जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था। बट इसका जो बैकग्राउंड है ये 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। इसको ऐसा समझते हैं थोड़ा सा। आपको ये पता हो कि फर्स्ट टाइम बाबर इंडिया में 1526 में आता है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दौलत खान लोदी हैज़ इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया था दौलत खान लोदी ने बाबर को कि कम टू इंडिया एंड देन रूल ओवर इंडिया। तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन था लोडी डायनेस्टी का। आपको थोड़ा सा याद हो तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला था दैट वाज स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर के 1296 तक स्लेव डायनेस्टी रहती है। 1296, नॉट एग्जैक्टली 1296, इट वाज नियर बाई 1290 बिकॉज लास्ट रूलर वाज गयासुद्दीन बलबन स्लेव डायनेस्टी में। और उसके बाद फिर 1296 टू 1320 आई थिंक, उस समय तक खिलजी डायनेस्टी रहती है, अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम 1320 टू 1414, एंड देन आफ्टर तुगलक डायनेस्टी इट वाज सैयद डायनेस्टी from 1414 to 1451, and then Lodi dynasty from 1451 to 1526। अब इसी बीच में लोधी डायनेस्टी जब यहाँ पर थी तो उस टाइम इंडिया के साथ अरब ट्रेडर्स जुड़े हुए थे। मतलब भारत का जो व्यापार है वो अरब से और यूरोप से हो रहा था। अरब, ईरान, ईरान को उस समय पर्शिया कहा जाता था। ईरान, अरब और यूरोप, इवन इजिप्ट भी, मतलब कि सऊदी अरेबिया के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे वो पर्शियन गल्फ वाला क्षेत्र है, वहाँ इजिप्ट भी है। तो ये सब एरिया से हमारा ट्रेड चलता था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूरोप से, क्योंकि ये जो अरब ट्रेडर्स है ये मिडिल मैन हुआ करते थे यूरोप के। तब ये बात है 1453 की, जब ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन एम्पायर जो ग्रीक पर शासन करता था ग्रीस में, उस क्षेत्र का, और भी नॉट ओनली ग्रीस कंट्री बट वहाँ आसपास जो देश है जैसे नॉर्थ मैसिडोनिया, एक तो टर्की तो है ही, सर्बिया और क्रोएशिया, ये सब जो देश हैं, मोल्डोवा। तो ऑटोमन एम्पायर जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज के डेट में जिसको हम इस्तांबुल बोलते हैं, तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। अब कॉन्स्टेंटिनोपल वो पॉइंट है जहाँ एशिया और यूरोप का कनेक्शन है। मतलब कि कॉन्स्टेंटिनोपल अगर आप गौर से मैप में देखेंगे तो वैसा पॉइंट है जहाँ पर एशिया और यूरोप आपस में मिलते हैं। वो टर्की का ही एक हिस्सा है आज के डेट के टर्की का। उसका आज का नया नाम इस्तांबुल है। तो वहाँ से लैंड रूट के थ्रू कांटेक्ट हुआ करता था यूरोपियंस के ट्रेड का। लेकिन बीच में जो मिडिल मैन पड़ते थे तो यूरोप को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि अगर मिडिल मैन से भी हमको प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना डायरेक्ट ट्रेड किया जाए इंडिया से। तो इसी वजह से वो लोग सोचे कि एक नया रास्ता खोजते हैं। अब कॉन्स्टेंटिनोपल जब कब्जे में आ गया ऑटोमन एम्पायर के, तो टर्क्स का जो पावर है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये कि अरब जो ट्रेडर्स थे उनकी एक मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि जैसे इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे जो है गवर्नमेंट के अलावा और कोई नहीं चला सकता। नो वन एल्स कैन बाई ए ट्रेन एंड रन ए ट्रेन बाई हिज ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो अंबानी हो चाहे टाटा हो, वो नहीं चला सकते। अब आप कहोगे कि सर दिल्ली में एक रिलायंस मेट्रो भी है,
यस है, तो इट्स ओके। मेट्रो जो ट्रेन है वो एयरवेज जो एयरफोर्स के लिए जाने वाली जो रास्ता है, जाने वाली जो उस एरिया में ही केवल चलता है। इंडियन रेलवे को वो नहीं चला सकता। मेट्रो कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, तो इसलिए वो रिलायंस कंपनी चलाती है। बट उसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है, बट ये कह सकता हूँ कि इंडियन रेलवे को तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चला सकता। अब गवर्नमेंट की क्या इच्छा वो अलग बात है। खैर, मोनोपोली का मतलब ये है कि एक ही हो जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ट्रेड करे। तो अरब जो थे इंडियन गुड्स में ट्रेड करते थे, और वो अकेले थे। अकेले इन द सेंस अरब थे, ईरानियन थे, मतलब ये सब मिलकर ही पूरा मोनोपोली बना कर रखा हुआ था कि यूरोप को अगर गुड्स चाहिए, इंडियन गुड्स, तो वो इनके थ्रू ही ले सकते हैं, खुद नहीं जाके ले सकते। मतलब मिडिल मैन बन गया। तो यूरोपियंस को इससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। इवन इटली जो मेडिटेरेनियन सी में ज़्यादा उसका एरिया पड़ता है, अगर आप इटली का मैप देखोगे तो पेनिनसुला एक है इटली का, जो साउदर्न पेनिनसुला, जो सिसली और आइलैंड ये सब आसपास है, इन सब का जो इलाका है ये सब तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो मेडिटेरेनियन सी में ज़्यादा एरिया आपको इटली का मिलेगा। तो इटली में एक जगह है वेनिस, ईस्टर्न साइड में वेनिस है और वेस्टर्न साइड में जिनोवा है, जिनोवा। तो उसका भी दबदबा था, जिस वजह से यूरोपियन जो है ट्रेड डायरेक्टली इंडिया से नहीं कर सकते थे। यूरोपियन में मेनली उस टाइम मैं बताऊं तो स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, ये सब चाहते थे कि इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करे, बट इन लोगों की वजह से ट्रेड नहीं हो पाता था। तो दो प्रॉब्लम हो गई। एक तो टर्क्स जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिए थे, और अरब्स, पर्शियन यानी ईरान और इटली, इनका मोनोपोली, और टर्क्स का हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब एनी टाइम युद्ध करने को तैयार, मतलब अगर उधर से कोई जाए तो लड़ ले, मतलब उनसे सामान छीन सकता है, ऐसा लूटपाट, मतलब एनी टाइम झगड़ा करने को तैयार है। तो यूरोपियन नहीं चाहते थे कि उनसे झगड़ा मोल लिया जाए, वो चाहते थे कि एक ऐसा रास्ता हमको मिले जिसमें ये सब प्रॉब्लम ना आए। तो 1453 के बाद ये लोग सोचे कि ठीक है, हम लोग अब इंडिया के लिए एक नया रास्ता ढूंढेंगे। तो स्पेन में एक राजा हुआ करते थे, पोप निकोलस V। उन्होंने घोषणा की कि हम लोग यूरोप से इंडिया का रास्ता ढूंढेंगे, नया रास्ता, जो भी जिसको भी मिल जाए वो बताए। मतलब एक ऐलान कर दिया गया कि आपको यूरोप से इंडिया का एक नज़दीकी रास्ता आपको ढूंढना है। नज़दीकी इन द सेंस आप इसको ऐसे ले लीजिए कि मतलब अलग रास्ता ढूंढना है जिसमें अरब और टर्क्स का खतरा न रहे, इसको ऐसे। तो उसके लिए काफ़ी सारे सेलर सब निकलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। उस समय क्रिश्चियन लोग का दबदबा था। क्रिश्चियन के जितने भी फादर थे, पोप थे, उन सब का ये प्रॉब्लम था। वो उन लोग ये कहते थे कि नहीं, अर्थ इज़ फ्लैट, और अगर आप आगे जाओगे तो समुद्र के उस साइड आप गिर जाओगे। इस डर की वजह से कोई जाना नहीं चाहता था कि पता नहीं जहाज अगर लेके गए और कहीं उधर गिर गए तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो 15th सेंचुरी के आसपास ही एक रेनासो होता है, जिसको रेनिसेंस भी बोलते हैं, पुनर्जागरण। इसका मतलब कि उन लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ। मतलब अज्ञान के अंधकार में काफ़ी दिनों से सोए थे, अब जाग गए, और उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुआ कि ऐसा कैसे, मतलब अर्थ फ्लैट है, नहीं है। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, तब मालूम पड़ा कि अर्थ राउंड है, और भी काफ़ी चीज़ें पता लगी। तो लोगों ने हिम्मत की कि ठीक है, अब जा सकते हैं। अब भी जान का डर था, जैसे पहले से ही आपको कोई चीज़ का अंधविश्वास हो। जैसे आपको एक अंधविश्वास हो कि बिल्ली रास्ता काट दे तो क्रॉस नहीं करना है, लेकिन आपको फिर भी बताया जाए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा नहीं होता है, फिर भी कहीं ना कहीं डर होता है, जैसा प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। उसी डर की वजह से कोई जल्दी जाना नहीं चाहता था। तो फिर भी पोप निकोलस V ने ऐलान कर दिया कि जो भी इंडिया तक का रास्ता, मतलब दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, उसको कुछ इनाम दिया जाएगा। उस इनाम के बारे में ऐसा कुछ जिक्र है नहीं कि कितना देगा, बट ऐसा ऐलान था कि आप ढूंढ के दिखाओ। तो रास्ता ढूंढना चाहते थे, एक प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी, स्पेन के ही। बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि पोप निकोलस के वो सन थे। इवन मैं भी गूगल पर चेक किया था तो भी मुझे मिला नहीं कि वो उनके बेटे थे कि नहीं। बट प्रिंस हेनरी वांटेड टू विजिट इंडिया विद अ डिफरेंट सी रूट।
तो प्रिंस हेनरी का सपना था कि मैं भारत जाऊं, लेकिन 1457 में उनकी अकस्मात डेथ हो गई और उनका सपना अधूरा ही रह गया। फिर 30-40 साल ऐसे निकल जाता है, कोई फिर ध्यान नहीं देता। 1487 में, 1487 की कहानी थोड़ा सा बाद में सुनाता हूँ, पहले 1492 का मैं बता दूँ। 1492 में कोलंबस ट्राइड टू सर्च इंडिया, बट वो गलती से पहुँच गए थे अमेरिका। तो आपको ये पता होगा कि अमेरिका ढूंढा था कोलंबस ने। वो जाना तो चाहते थे इंडिया को ढूंढने, लेकिन अमेरिका ढूंढने चले गए। अमेरिका मिल गया। अब उसके बाद की जो कहानी आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन फिर आपको उधर मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, बट इधर हम लोग बात करते हैं। 1494 में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। टोर्डेसिलास इज अ प्लेस इन स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन के बीच में एक संधि होती है इन्हीं चीज़ को लेके। पुर्तगाल और स्पेन का अगर आप मैप देखोगे तो पुर्तगाल जो है स्पेन के वेस्टर्न बाउंड्री को टच करता है। छोटा सा देश है स्पेन, काफ़ी बड़ा देश है पुर्तगाल की अपेक्षा। इन दोनों में एक ट्रीटी होता है टोर्डेसिलास का कि अफ्रीका के पास एक आइलैंड है, केप वर्दे आइलैंड्स। तो केप वर्दे आइलैंड जो है नॉर्थ अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में पड़ता है। एक मिनट। तो दोनों के बीच में संधि ये हुई कि केप वर्दे आइलैंड का जो वेस्टर्न हिस्सा होगा, बुक में तो ऐसा लिखा है कि 1300 माइल्स फ्रॉम केप वर्दे आइलैंड, बट उसी के आसपास से एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन नॉर्थ टू साउथ, कि इसके वेस्टर्न हिस्सा में स्पेन वाले जाएंगे और ईस्टर्न हिस्सा में जाएंगे पुर्तगाल वाले। क्योंकि उनको पता नहीं था उस टाइम कि एक्चुअल में इंडिया है कहाँ। कोलंबस का जहाज वैसे भी भटक चुका था, तो किसी को एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि इंडिया किस डायरेक्शन में है। तो ये संधि के बाद 1497 की कहानी थोड़ा बाद में, 1487 का जो मैं बोल रहा था कि 1487 में कुछ हुआ था, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। तो 1492 का तो आपको पता है कि कोलंबस जो है निकला था, बट अमेरिका ढूंढ लिया। ऐसे ही 1487 में एक पुर्तगाली गए थे, पोर्तुगीज से थे, बार्थोलोमियो डियास, नाम तो याद होगा, फिर से बोल देता हूँ, बार्थोलोमियो डियास। ये स्पेक्ट्रम बुक में दिया है एग्जैक्टली। तो 1487 में वो निकलते हैं इंडिया की तलाश में। वो पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप, हाँ, केप ऑफ गुड होप पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद उनको आगे का रास्ता मिल नहीं पाता कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फिर वो सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। एट दी एंड वो फिर वहाँ से लौट आते हैं। उन्हें शायद ये भी अंदाज़ा लग गया था कि शायद वो इंडिया तक पहुँच गए हैं या कुछ भी, या उन्हें ये लगा कि इम्पॉसिबल इंडिया तक जाना, यहाँ तक तो आगे, इसके बाद क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो केप ऑफ गुड होप से वो लौट गए 1487 में। बट वो संधि हुआ, उसके बाद ईस्टर्न वाला हिस्सा पुर्तगाल के हाथ में आ गया। तो 1497 में एक जेंटलमैन निकले, नाम था वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप पे आ करके वो भी रुकते हैं, बट वहाँ पर एक गुजराती मर्चेंट उनको मिल जाता है। उनका नाम था अब्दुल माजिद, बुक तो ऐसा लिखता है, अब्दुल माजिद। उन्होंने हेल्प किया उनको इंडिया ले जाने के लिए, क्योंकि उनका ट्रेड अफ्रीका से चलता था। इंडिया वालों का अफ्रीका, अरेबिया और ईरान, इन सब से ट्रेड चलता था। प्रॉब्लम था वो मिडिल मैन बन गए थे यूरोपियंस के लिए, ये उनके लिए प्रॉब्लम था। अफ्रीका से ट्रेड था, उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था अफ्रीका वालों को, ये डायरेक्ट ट्रेड था, ये किसी और के मिडिल मैन नहीं थे। तो गुजराती मर्चेंट जो है उनको लेके जाते हैं। तो वास्को डिगामा 1498 में पहुंचते हैं। जगह तो पता ही होगा, क्लास 6 से ये सब पढ़ते आ रहे हो आप लोग। 1498 में कालीकट पहुंचते हैं, जहाँ का राजा था जैमोरीन। अब इंडियन कल्चर तो आपको पता ही है, मेहमान जब भी आता है उसकी स्वागत तो होती है। उन्होंने स्वागत किया जैमोरीन ने। यहाँ आने के बाद एक मिनट ख़त्म ही कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद पोर्तुगीज़ से जो आए थे वास्को डिगामा, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर ट्रेड करने आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। तो आपको तो पता ही है, जब भी कोई परदेसी भारत में आता है उसकी लोग बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। नमस्ते ट्रम्प तो आपको पता ही होगा। तो
उन लोगों ने देखा कि चलो यूरोप बहुत दूर से आया है, तो खातिरदारी की गई, उन्हें मौका मिल गया कि हाँ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बेस जो सबसे पहला अपना स्टार्ट किया था, डेट वाज फ्रॉम आई थिंक ट्रैवनकोर, या ट्रैवनकोर में उन्होंने पहला अपना बेस बनाया, ओनली फॉर ट्रेड एट दैट टाइम। पर ज़्यादा दिन रुके नहीं, वो फिर लौट गए। वास्को डी गामा नेक्स्ट ईयर रिटर्न हो जाते हैं 1499 में। पुर्तगाल में जाने के बाद एक और चीज़ है कि जितना उनका इन्वेस्टमेंट था इंडिया के लिए, उसका 60 टाइम्स प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। अब किसी को 1 और 2 टाइम्स मिल जाए तो बहुत होता है, 60 टाइम्स अगर मिल जाए तो पागल ही हो जाए। तो उन्हें प्रॉफिट मिला, 60 टाइम्स प्रॉफिट। अब ये जाके कहानी सुनाते हैं पुर्तगाल में कि भाई इंडिया में गया था और 60 गुना प्रॉफिट मुझे मिला। पोर्तुगीज़ शौकीन थे स्पाइसेस के, नॉट ओनली पोर्तुगीज़, यूरोपियंस, क्योंकि एक तो ठंडा प्रदेश है यूरोप जो है, आपको ध्यान हो कि टेम्परेट जोन में ज़्यादातर पड़ता है। मैक्सिमम का आई थिंक कि होल यूरोप लाइज इन टेम्परेट जोन कंप्लीट। टेम्परेट जोन में होने की वजह से वहाँ पर ठंडी पड़ती है, क्योंकि सनलाइट हमेशा स्लैंट रहेगा, डायरेक्ट सनलाइट रेयर ही है कि पड़े। तो स्पाइसेस की बहुत ज़रूरत होती है। स्पाइसेस का काम होता है एक तो प्रिजर्वेटिव में, और दूसरा होता है कि ठंडी में स्पाइसेस ही बॉडी को गर्म रखता है। तो ये रिक्वायरमेंट था उन लोग का, जो कि अरब मिडिल मैन के थ्रू वो लोग ट्रेड किया करते थे, बट ज़रूरत तो थी। तो इन्हें जब पता चला कि पुर्तगाल से एक वास्को डिगामा गया था और 60 टाइम्स प्रॉफिट लाया है, क्यों ना हम लोग भी जाएं। आपको तो पता ही है, मतलब आपको कोई अगर बता देता है कि मैं इसमें पैसा डाला था, इसका डबल हो गया, तो सब पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा भी पैसा डबल कर दो। बस यही है। अब यहाँ तो 60 टाइम्स हो रहा है। तो इसके बाद एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था पेड्रो अल्वारेस कैड्रेल। 1499 में जब वास्को डिगामा रिटर्न होता है तो फिर इनके माइंड में आता है कि भाई मैं भी जाता हूँ, थोड़ा सा ट्रेड अपना भी होगा। 1500 में ये पहुँचे भारत। तो भारत आने के बाद इनको स्थिति गंभीर लगी कि भाई यहाँ पर तो पहले से बहुत सारे ट्रेडर्स मौजूद हैं, तो कोई भी इन्हें पसंद तो नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप बेस सेटअप करते हो कहीं पहले, इसको ऐसे समझते हैं, एक जगह पर 2-4 दुकान पहले से मौजूद है, अब वहाँ पर आप उसी चीज़ का एक और दुकान खोलना चाहो तो अजीब नहीं लगेगा। इसको ऐसे समझो, देखो एक मोबाइल शॉप है, ठीक, आप एक तरह के मिडिल मैन से, मतलब मोबाइल शॉप आपके लिए मिडिल मैन हो गया ना। वो क्या करता है, होलसेल से, या फिर सीधा ये समझिए कि किसी शोरूम से टाई अप किया हुआ है वो शॉप। आपको कोई मोबाइल चाहिए तो वो शोरूम से डायरेक्ट जा करके लाता है और आपको देता है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। अब आप क्या किए, आप खुद ही शोरूम चले गए। तो अगर अब वो आपको देखेगा दुकान वाला, नहीं मेरे से लेना बंद कर दिया। तो कुछ वैसा ही स्थिति हुआ कि यूरोप जब अरब को मिडिल मैन मानता था और उधर से ट्रेड किया करता था, अरब से, पर्शियन से, इटालियन से, यानी कि जो वेनिस और जेनोवा में जो बताया, अब खुद ही पहुंच गए दुकान पे, मतलब खुद ही पहुंच गए शोरूम में, मतलब गोडाउन में, ऐसे समझिए खुद ही पहुंच गए। इन लोग को अच्छा नहीं लगे कि यार एक तो तुम पहले हमसे ट्रेड करते थे और अब डायरेक्ट आ गए। वास्को डी गामा आया तो कुछ समय के लिए रहे, तो इसलिए उनको पता नहीं चला कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, बट ये आने के बाद जो बेस बन गया ना इनका, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। बट पेड्रो अल्वारेस कैड्रेल, ये भी थोड़ा स्ट्रांग था, ऐसा कोई कमज़ोर नहीं था। इनकी नेवी बहुत अच्छी थी। बात ये थी कि नेवी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से अरब, इटालियन, ये सब इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इन्होंने अरब मर्चेंट्स के बहुत सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया।
इसके बाद पोर्तुगीज़ का जो माइंडसेट है तुरंत चेंज होगा कि अब ट्रेड के साथ साथ रूल भी करना है, ठीक है। तो 1505 में एक गवर्नर को भेजा जाता है नेम्ड फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है वो गवर्नर, ही वॉज ए गवर्नर ऑफ ट्रेड बेस इन इंडिया, मतलब वहाँ पर रूल करना था, तो उनको भेजा गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और हर गवर्नर को मतलब 3-3 साल के लिए चुना जाता था। 1505 में ये, तो 1508 में एक और आएंगे, आई विल टेल यू अबाउट हिम ऑल्सो, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। कभी कभी पहली बार मैं जब इसको पढ़ा था अल्बुकर्क क्यों पता नहीं कैसे पढ़ रहा था, नाम थोड़ा टेढ़ा है, तो डायरेक्ट अल्फांसो डी अल्बुकर्क डायरेक्ट पढ़ देते। तो 1505 में जब फ्रांसिस डी अल्मीडा को बनाया गया तो उस टाइम अटैक करना शुरू कर दिए। अरब से अटैक हुआ, इटालियन से, इजिप्टियन से। अरब मर्चेंट से क्या किया, गुजरात के मर्चेंट्स के साथ, मतलब गुजरात के जो नेवी फोर्स था उसके साथ मिल करके पोर्तुगीज़ पर हमला कर दिया। पोर्तुगीज़ का पूरा बेस मतलब ख़त्म कर दिए। इससे गुस्सा हो करके आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 2 साल तक तो कुछ नहीं, 1507 में ये हुआ था। 1508 में जो अल्फांसो अल्बुकर्क बने वो अलग माइंडसेट के थे। जैसे ही बेस पर हमला होता है उसके बाद जब वो गवर्नर बनते हैं, अरब्स का जो शिप का फैक्ट्री हुआ करता था गल्फ ऑफ, नॉट इन गल्फ, आई थिंक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जो इलाका यानी रेड सी के आसपास का इलाका, ऐसे समझिए। उधर जो अरबियन शिप फैक्ट्री का जो बेस था उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए, अरब पेनिनसुला एक तरह का डेजर्ट पेनिनसुला है, ट्रीज तो वहाँ कम होंगे, तो ट्री नहीं है तो वुड नहीं मिलेगा, वुड नहीं मिलेगा तो शिप कैसे बनेगा। आज के डेट में तो मेटालिक शिप भी हम लोग बना लेते हैं, बट उस टाइम में वुड पर ही डिपेंड किया जाता था, लकड़ियों पर ही। तो उन्होंने बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इजिप्ट के थ्रू पहले तो रास्ता नहीं था, अब तो रास्ता है, सुएज कैनाल, वो सब बेस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अरेबियन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। और गोवा जो है, पहले बॉम्बे जो था वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला के था, गोवा भी, तो वहाँ से फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है उनके हाथ में आ जाता है। इस बीच में एक और घटना हुई, बट अभी नहीं, आई एम सॉरी, 1530 के बाद होती है, बट उसका उतना डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, उसका डिटेल प्लीज़ आप बुक में पढ़ लीजिएगा। हर छोटी डिटेल बताने गया तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिलहाल यहाँ तक। तो 1510 में गोवा पर इन्होंने कब्जा कर लिया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इनका जो मोटिव था वो चेंज हो गया। मोटिव क्या रहा, ट्रेड नहीं, रूल करना। यूरोपियन में अकेले थे उस टाइम, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। गोवा पर कब्जा करने के बाद फिर इन्होंने मसूलीपट्टनम का अलग बेस बनाया। देन दे मेड बेस, दे ट्राई टू मेक बेस इन आई एम सॉरी हुगली ऑल्सो, बट नॉट नाउ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गोवा तक कब्जा हो गया 1510 में, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आए तो और भी वीडियोस बनाऊंगा, बट फिलहाल आज ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरा मूड ऐसा कुछ था नहीं, सोचा कि बैठा ही हूँ तो रिवाइज़ क्यों ना कर लूँ, तो रिवाइज़ करने के प्रोसेस में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ खास मेरा कोई मोटिव नहीं है। तो अगर ठीक लगा हो तो फिर बताइए, मैं आगे और कुछ बोलूँगा, बताऊँगा। मैं वैसे बंगाल की कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो सोचा कि शुरू कर देते हैं यूरोपियन से, फिर उसके बाद बंगाल तक चलेंगे कि अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कैसे कब्जा किया। बट फिलहाल ओके।